मुझे लगता है इतने ज़्यादा बायोडाइवर्स एरिया में माइनिंग करना बहुत ज़्यादा बेकार आइडिया है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये एरिया क्योंकि लंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा जाता है, मतलब अगर हमारे फेफड़े ही काट दिए जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो हम सांस कैसे लें। ये हैं पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित, दुनिया भर के लोग इनको वृक्ष मित्र के नाम से जानते हैं। इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों को बचाने, जंगलों को बचाने में बिता दी। इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन तक चलवा दिया। ये पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि कोई भी वृक्षों को काट ना सके। इन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल टहरी बांध के निर्माण के विरोध में लगा दिए। आखिर में इनको मिला क्या? इनको मिले कुछ 2 सम्मान और मिला टहरी बांध का उद्घाटन। इन्होंने कितना भी संघर्ष किया हो, लेकिन टहरी बांध का उद्घाटन आखिरकार हो ही गया। इनसे मिलिए, यह है सालिम अली, द वर्डमैन ऑफ इंडिया। इनको भी सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी तो उसमें आमिर खान का किरदार जिस रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, उसका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो एनवायरनमेंट के लिए कई सारे कदम उठाते आते हैं। आजकल सोनम वांगचुक लेह लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं हजारों समर्थकों के साथ। यह है वाटरमैन ऑफ इंडिया, यह है ट्री मैन ऑफ इंडिया और यह है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। हमारे भारत की धरती पर ऐसे कई सारे लोग हुए जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन जल जंगल जमीन के संरक्षण में ही बिता दिया। आज भी हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जो पर्यावरण की बात करते हैं, जो नदियों को बचाने का काम करते हैं, जो जंगलों को बचाने के लिए कई सारे आंदोलन खड़े करते हैं। पाप बढ़ेगा धोने वाली गंगा नहीं होगी, कलश बढ़ेंगे मोक्ष वाली लहरें नहीं होंगी, कचरा बहेगा नदियों की कोख में। क्या इस तरह से नदियां पवित्र होंगी हमारे देश में? देश की जनता कितनी गूंगी बहरी और अंधी है। जब समस्या यमुना की हो तो सारे अंधे गूंगे बहरे हो जाते हैं, बट जब भंडारा बढ़ता है तो अंधा भी देख सकता है हमारे देश। सरकार इन लोगों को देखकर, इनके काम को देखकर इनको सम्मान से सम्मानित तो कर देती है, लेकिन कभी भी इस चीज का समाधान नहीं दे पाती। आखिर में इनको मिल जाते हैं कई सारे सम्मान, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भी कई सारे, लेकिन क्या ये लोग इस सम्मान के लिए ये सब कर रहे थे? नहीं। इन लोगों को चाहिए कि पहाड़ों से कटाई रुक सके, इन लोगों को चाहिए कि नदियां स्वच्छ तरीके से बह सके, इन लोग को चाहिए कि जंगलों से कटाई रुक सके, जानवर आसानी से जंगल में निवास कर सकें, रह सकें। इनके लिए यही सबसे बड़ा उपहार होगा, सम्मान होगा। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जल जंगल जमीन जलाशय जानवर पर्यावरण इन सभी चीजों की बात क्यों कर रहा हूं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। कोल परियोजना के फेज 2 के लिए 43 हेक्टेयर में फैले घने जंगल को काट दिया गया। जंगल कटने के बाद ग्रामीण अब क्षेत्र में नई खदान नहीं खोले जाने का लिखित आश्वासन मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाकर राजनीतिक रोटी सेक रही। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निखिल। आप सभी का स्वागत करता हूं काम की बात के एक और एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं हासदेव अरण्य फॉरेस्ट के बारे में। आज हम जानेंगे कि भारत में कौन से ऐसे जंगल हैं जो खतरे के निशान पर हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खैर, वीडियो पूरी जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करो या ना करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर 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 शेयर कर देना, ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, सभी को पता चल सके कि हासदेव अरण्य फॉरेस्ट की स्थिति क्या है। कैसे दोनों सरकारों ने मिलकर, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने मिलकर हासदेव अरण्य फॉरेस्ट को माइनिंग का ठिकाना बना दिया है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपने असली हाथी देखे ही होंगे, महावत लोग सड़कों पर, रास्तों पर जो उनको ले आते हैं, कई बार मंदिरों के बाहर भी ले जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या आपने जंगली हाथी देखे हैं, उनका झुंड देखा?
आप में से कई सारे लोग, मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा। हमारे एमपी में जंगली हाथी पाए भी नहीं जाते। लेकिन अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऐसे कई सारे तटीय क्षेत्रों की, वहां पर कई सारे हाथी पाए जाते हैं, हाथियों के झुंड पाए जाते हैं। इन्हीं हाथियों में से कुछ हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में लगभग 100 से भी अधिक हाथी खतरे के निशान पर हैं। ना सिर्फ हाथी, कई सारे ट्राइबल्स लोग, कई हजारों हजार ट्राइबल्स लोग खतरे में हैं। उनका घर उनसे छीना जा रहा है। कई सारी वनस्पति, बायोडायवर्सिटी खतरे में है। आखिर इन सभी चीजों के पीछे है कौन? सरकार, औद्योगिकरण, उद्योगपति, अडानी, अंबानी, मैं, आप या फिर कौन? सीएम विष्णुदेव साय का एक बयान सामने आया है। आंदोलन पर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि वन कटाई की अनुमति जब कांग्रेस की सरकार थी तभी दी गई है। कांग्रेस सरकार में जो भी वहां हुआ है सब उनकी अनुमति में हुआ है। पहले जान लेते हैं कि हासदेव फॉरेस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। सेंट्रल इंडिया के छत्तीसगढ़ स्टेट में महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है हासदेव रिवर। हासदेव रिवर के आसपास का जितना भी एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, उसे हासदेव अरण्य फॉरेस्ट कहा जाता है। इसी नदी के नाम पर, हासदेव नदी के नाम पर हासदेव अरण्य फॉरेस्ट नाम दे दिया गया। हासदेव अरण्य 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ एक बहुत ही बायोडाइवर्स जंगल है। यहाँ पर लगभग 82 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं। यहाँ लगभग 167 किस्म की वनस्पति पाई जाती हैं। लगभग 18 प्रकार की विलुप्त हो रही तितलियों की प्रजाति भी इसी फॉरेस्ट में पाई जाती है। यहाँ पर हाथियों के हैबिटेट भी है। हाथी यहाँ आते जाते हैं, हाथी यहाँ रहते हैं। जल, जंगल, जमीन के अलावा भी कई सारे खनिज और अयस्क इस जगह पर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और यही चीज हासदेव अरण्य फॉरेस्ट के एरिया को बहुत ज़्यादा खास बना देती है। स्पेशली रूप से यहाँ पर कोयले के बहुत ज़्यादा भंडार हैं। कहा जाता है कि इस एरिया से अगर पूरा का पूरा कोयला निकाल लिया जाए तो भारत की कई सालों तक ऊर्जा खपत पूर्ति हो सकती है। A total of 5 billion tons of coal is estimated to be sitting under the dense forest area। जहां दिखा माल वहां पहुंचे गुदड़ी के लाल। जैसे इस जगह के बारे में सरकार को कई बड़े बड़े उद्योगपतियों को पता चला, उनकी बुरी नज़र इस जगह के ऊपर लग गई। गवर्नमेंट का कहना है कि देश को ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि देश का विकास हो सके, और इस जगह पर इतना सारा कोयला है, इतना सारा, कि पूरे देश भर की ऊर्जा की खपत की पूर्ति की जा सकती है। इसलिए सरकार कहती है कि हासदेव अरण्य फॉरेस्ट में माइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, और इसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हासदेव फॉरेस्ट एरिया को 12 डिफरेंट ब्लॉक्स में बांट दिया गया और जंगलों की सफाई की पूरी पुख्ता तैयारी कर ली गई। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जंगल की कटाई शुरू कैसे हुई और कब से हुई। साल था 2010। उस समय छत्तीसगढ़ में सरकार थी रमन सिंह सरकार, बीजेपी की सरकार। रमन सिंह सरकार एक प्रपोजल राजस्थान सरकार को भेजती है कि हमारे यहाँ कोयले के भरपूर भंडार हैं और आपको भी ऊर्जा की ज़रूरत है, तो क्यों ना आप हमारे यहाँ आकर कोल माइनिंग करें और यहाँ से कोयला ले जाकर अपने यहाँ विद्युत आपूर्ति करें। राजस्थान सरकार टेंडर देती है अडानी इंटरप्राइजेस को। अडानी इंटरप्राइजेस वहाँ पर माइनिंग के लिए पूरी प्लानिंग करती है, लेकिन इसी बीच प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। आम जनता को भी इस बारे में पता चलता है और आम जनता प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। कई सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट इस प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं और हासदेव को बचाने की लड़ाई शुरू कर देते हैं। आखिरकार हासदेव का मामला जाता है कोर्ट। कोर्ट द्वारा हासदेव की माइनिंग पर स्टे लगा दिया जाता है, लेकिन उस समय केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, और कांग्रेस के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने एक क्लियरेंस दे दिया कि आप डेंस फॉरेस्ट के अंदर माइनिंग नहीं कर सकते, लेकिन डेंस फॉरेस्ट के आसपास बाहर एरिया में तो कर ही सकते हैं, तो आप करिए, शुरू करिए। 2012 में फर्स्ट फेज ऑफ माइनिंग की शुरुआत हो जाती है और एस्टिमेट लगाए जाते हैं कि 762 हेक्टेयर जमीन पर लगभग 137 मिलियन टन कोयला प्राप्त हो जाएगा। अब साल आता है 2022। इस समय जनता द्वारा सरकार को पलट दिया जाता है। सीएम बनते हैं भूपेश बघेल फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, और भूपेश बघेल सेकेंड फेज ऑफ माइनिंग को भी क्लियरेंस दे देते हैं। पहले बीजेपी सरकार जंगलों की कटाई के लिए उत्तरदायी होती है और बाद में
अडानी अंबानी का विरोध करने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस भी माइनिंग में शामिल हो जाती है। सेकेंड फेज ऑफ माइनिंग के तहत 1136 हेक्टेयर लैंड पर कटाई होना शुरू होनी थी, जिसमें से 43 हेक्टेयर में कटाई हो चुकी थी। इसको लेकर आंदोलन फिर से तेज हो गया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो आप माइनिंग पे माइनिंग करा रहे हैं ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जानवरों के लिए खतरनाक है, ट्राइबल्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन माइनिंग का काम फिर भी नहीं रुकता है। साल 2023 में सरकार बदल दी जाती है। सरकार आती है बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार दुगनी स्पीड से पेड़ों की कटाई को अंजाम देती है। इसी बीच नवंबर 2023 में 100 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जमीन पर पेड़ों की कटाई कर दी जाती है। पेड़ों की कटाई को देखते हुए वहां के ट्राइबल्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ट्राइबल्स का कहना है कि कटिंग के दौरान सरकार ने उनके पूरे गांवों को नजरबंद कर दिया था ताकि ट्राइबल्स बाहर निकलकर प्रोटेस्ट न कर सकें। ट्राइबल्स का कहना है कि ये सब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का वायलेशन है। इस एक्ट के अनुसार ट्राइबल्स को जंगल में रहने का, निवास करने का अधिकार है, वहां के बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का अधिकार है। उनको अधिकार है कि वो जंगल को संरक्षित कर सकें, उनकी परंपराओं को संरक्षित कर सकें। ट्राइबल्स को कई सारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स भी दिए गए हैं ताकि वो फॉरेस्ट को अपने हिसाब से अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। और जंगल में हो रही बेतहाशा कटाई उनसे पूछे बगैर की जा रही है, उनकी सहमति के बगैर की जा रही है, जो कि इस एक्ट का वायलेशन करती है। कई जगह ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि गांव वालों को जबरन ही सहमति पत्र पर साइन कराए गए ताकि जंगलों की कटाई जल्द से जल्द शुरू हो सके, जबकि सरकार का कहना कुछ अलग है। सरकार कह रही है कि अगर हम यहाँ से 50,000 पेड़ काट रहे हैं तो किसी दूसरी जगह पर लाखों पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। सरकार आरोप लगाती है कि कई सारे एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट वहाँ के आदिवासियों को, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भड़का रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचा रहे हैं। सरकार कहती है कि यहाँ पर खनिज बहुत अधिक है, इसलिए खुदाई, माइनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, इसलिए हम खुदाई कर रहे हैं। इस माइनिंग से बहुत ज़्यादा रोज़गार पैदा होंगे, जिससे यहाँ के लोगों को ही रोज़गार मिलेगा, विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा। तो आपने इस मामले को काफ़ी हद तक जान लिया है। आपने सरकार का पक्ष भी जाना, आपने ट्राइबल्स का पक्ष भी जाना। अब इस मैटर में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मुझे लगता है इतने ज़्यादा बायोडाइवर्स एरिया में माइनिंग करना बहुत ज़्यादा बेकार आइडिया है। हाँ, मानता हूँ कि अगर कोल को निकाल लिया जाएगा तो पूरे देश भर की ऊर्जा आपूर्ति हो जाएगी, लेकिन आगे चल के हम लोग को इस चीज़ की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जंगलों से ही हम लोग सांस लेते हैं और ये एरिया लंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा जाता है। मतलब अगर हमारे फेफड़े ही काट दिए जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो हम सांस कैसे लेंगे? जंगल की कटाई ना सिर्फ हमारे लिए और ट्राइबल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है, बल्कि जानवरों के लिए भी इस पर बहुत बेकार प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पर जो हाथी रह रहे हैं, उनके हैबिटेट को अगर छीन लिया जाएगा तो हाथी और इंसानों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट मानते हैं कि अगर उस जंगल को नष्ट कर दिया गया तो ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, और अगर इंसान और जानवर के बीच लड़ाई होती है तो हमेशा जीत इंसान की हो जाती है। कई सारी वनस्पति उस जंगल में पाई जाती है जो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। आप कहते हैं कि आप दूसरी जगह जंगल बसा रहे हैं, कई हजारों पेड़ों की जगह लाखों पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन क्या आप उस बायोडाइवर्सिटी को वहां पर कन्वर्ट कर सकोगे, वहां पर ले जा पाओगे? शायद नहीं। जब इंसान बचेगा ही नहीं तो इतनी सारी ऊर्जा का करोगे क्या? अब बात कर लेते हैं कि आखिर सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको एनर्जी ही पानी है तो आप राजस्थान जाओ, थार डेजर्ट में सोलार लगाओ और बहुत ज़्यादा भरपूर एनर्जी पाओ। अडानी समेत देश भर की 18 बड़ी बड़ी कंपनीज राजस्थान के जोधपुर में सोलार प्लांट लगा भी चुकी हैं, और ये सोलार प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा सोलार प्लांट है। अगर हमें एनर्जी पाना है तो हमें सोलार एनर्जी के पास जाना ही पड़ेगा, नहीं तो खनन करके, माइनिंग करके आप कितनी ही ऊर्जा प्राप्त कर लोगे, आगे चल के आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। खैर, आप लोग इस मैटर में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सबको पता चल सके कि सरकार को पर्यावरण की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।